अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पेशावर में एक ब्लास्ट हुआ, पुलिस लाइन से करीब मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, 28 अफराद शहीद हुए, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ये एक ऐसा हमला है जिसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप समझ नहीं सकते कि ये हमला किस तरह से प्लान हुआ, क्योंकि सब मज़ाहिब में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की बात की जाती है और ये दिस इज़ बियॉन्ड इंटेलिजेंस। ये समझ से बाहर है कि जब कोई नमाज़ पढ़ा है तो आप उस पर हमला करते हैं। ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि पाकिस्तान में कियोस करवाने की कोशिश की जा रही है, पहले भी होती रही है। और ये इंतहाई तकलीफ़ की बात है कि हमारे भाई नमाज़ पढ़ रहे थे और ये वाक़या पेश आया, लेकिन हम कर क्या रहे हैं जिस वक्त ये वाक़यात प्लान हो रहे हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में इकॉनमी को भी कुछ वक्त देंगे और आज यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की जा रही है, एक जायज़ा रिपोर्ट, उस पर भी बात करेंगे। इस वक्त प्रोग्राम में मेरे साथ मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट अतहर काज़मी साहब मौजूद हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं। PTI से बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने तो बड़ा रोल प्ले किया, आप मेरे प्रोग्राम में बाकायदगी से कहते रहे कि आपने इंडिविजुअली भी कितना एफर्ट पुट किया है इस सबको ठीक करने में, लेकिन ये तो बार बार हो रहा है। जिस वक्त ये प्लान हो रहा था आप लोग क्या कर रहे थे, या कोई कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है आपके और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान? जी देखें, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, ये एक ऐसा इशू है कि जिसको मतलब किसी छोटे मोटे इकदाम से तो मैनेज नहीं किया जा सकता। एक पुराना एक तारीखी इसका एक तनाज़र है और फिर हमारे खित्ते में भी ये एक अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक होने की वजह से वहाँ के डायनामिक्स कुछ और भी हो जाती हैं। बात यह है कि ये मसला तो चल रहा है। हमारी दौरे हुकूमत में जब हमारे पास जिम्मेदारी थी तो इस हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी कि सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाना या वाकयात में एटलीस्ट जितना भी तदारक हो सकता था उसके लिए इकदाम करना। लेकिन आज का वाकया असल में थोड़ा सा अलार्मिंग इसलिए है कि ये बिल्कुल पेशावर के रेड एरिया में हुआ है, रेड जोन में हुआ है और पुलिस लाइंस के अंदर हुआ है। अब ये वजात खुद एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनको ये मौका कैसे मिला दहशतगर्द को यहाँ घुसने का और फिर मस्जिद के अंदर इस तरह एक्सप्लोजिव के साथ आना। लेकिन चले उस पर तो बात हो जाएगी। असल जो इशू है वो ये है कि ये मसाइल तो यहाँ पे हैं और इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब PTI की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में तो उस वक्त भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम अपने तौर पर अपने वसाइल के मुताबिक तो दहशतगर्दी के साथ निपटने के मुख्तलिफ इकदाम हम कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखें कि सूबाई सतह पे आपकी जिम्मेदारी और आपकी इस्तेताअत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की हद तो ठीक होती है, लेकिन जहाँ पर मामला टेररिज्म में और इस किस्म के जिसको नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में आने वाले मसाइल हैं वो सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं है। और मैं सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं करूंगा, किसी भी सूबे में नहीं है। बलूचिस्तान में भी वहाँ पे वाकयात हो रहे हैं, उसको भी आप देख लें, बाकी कहीं भी देख लें। इनका जो दायरा होता है या इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो भी आती है और उनको अपनी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए इकदाम भी करने पड़ते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी KP में और मरकज में PDM की हुकूमत थी, तो वो हम ज्यादा से ज्यादा यही होता था कि अगर हम कोई वाकया होता तो खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो है एतराजात आ जाते थे मरकज से, बाकी एज सच कोई सपोर्ट नहीं थी और उसकी वजह से जो है मसाइल थे। लेकिन अब तो अजीब सी बात है कि अब तो वहाँ पे निगरान हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, हम तो फारिग हो चुके हैं। अब निगरान हुकूमत भी इनकी गवर्नर साहब भी PDM के हैं, तो होना तो ये चाहिए कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और अब ये वाकयात होना, ये मैं समझता हूँ कि इनका शायद वो जो है वजाहत मुमकिन नहीं ठीक है है बैरिस्टर साहब, आप इनके मेरे लिए। साथ रुकिएगा, मुझे यही नुक्ता लेके आगे बढ़ना है। एयर मार्शल साहब, मुझे बताइएगा कि जिस वक्त PTI की गवर्नमेंट में ऐसे वाकयात कम हुए तो उसका क्रेडिट लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब जब ऐसे वाकयात बढ़ गए हैं और इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है, गुज़श्ता एक माह में 60 से 70 छोटे बड़े हमले हुए हैं और रूटीन में एक दिन में 3 से 4 हमले रिपोर्ट होते रहे, कुछ उसमें से मीडिया पे भी रिपोर्ट नहीं हुए, तो अभी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल खतरनाक मामला है कि एक तरफ PTI जो है वो बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत इतनी देर रही और अभी उन्होंने ये काम असेंबली डिसॉल्व की है और उसके साथ साथ ये मामला जो हैं गड़बड़ हो गए। तो मुझे जो नज़र आता है, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला उनके हाथ में भी नहीं है। ये बाहर से ये काम किया जा रहा है
اور پاکستان میں جو حالات ہیں ان میں استحکام نہیں آنے دیا جا رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لوکل معاملہ ہے. یہ معاملہ لوکل نہیں، یہ باہر سے اس کو مینج کیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب، میں آپ سے ایک جی پلیز بولیے گا. جی ایئر مارشل صاحب. جی اطہر کاظمی صاحب، میں آپ کے سامنے یہ نقطہ رکھنا چاہ رہی ہوں کہ سینٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں یہ واضح طور پہ کہا کہ جب مذاکرات چل رہے تھے گورنمنٹ آف پاکستان اور ٹی ٹی پی کے، تو اسی دوران ٹی ٹی پی کو پھیلنے کا موقع ملا. تو یہ 8 دسمبر کو یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان میں ان کی بنیادیں مضبوط اور اب بھی ہیں. تو لیکن ان دونوں ایشوز کو ہم نے ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ اور جس وقت آپ کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان کی توجہ کدھر ہے؟ اور ایک اور نقطہ بھی میں چاہتی ہوں اس کو بھی آپ ساتھ میں لا لیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی سے اختیارات اور پالیسی میکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کی پاور ہم نے عسکری قیادت کو دے دی ہے. دیکھیں، جہاں تک آج کے واقعے کا تعلق ہے، پہلے تو میں اس کی مذمت کروں گا. اور یہ واقعہ کسی ایک سیاسی جماعت یا کسی ایک حکومت کے خلاف نہیں ہوا، یہ واقعہ پاکستان کے خلاف ہوا. یہاں پہ ٹارگٹ پاکستان ہوا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بیرسٹر صاحب نے بھی فرمایا، ساتھ ساتھ شاہد صاحب نے بھی، پہلے ایئر مارشل صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کے تانے بانے باہر سے بھی ملتے ہیں. باہر بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں. اور یہ معاملہ کوئی گزشتہ 2 ماہ 4 ماہ یا 4 سال کا نہیں ہے. یہ تو ہم سن 2000 سے بعد کے اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور کئی دفعہ وہاں پہ آپریشنز وغیرہ بھی ہوئے، لیکن یہ معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اب اس کو حل کس طرح کرنا ہے؟ اوبیسلی اس میں ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں، دیکھیں اختلافات آپ کے اپنی جگہ ہوں گے، لیکن دھماکہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو یا نون لیگ کے دور میں ہو، اس میں سیاسی یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے وہ چیز کرنے کی ضرورت ہے جس کی اس وقت ضرورت ہے. اس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی بھی ضرورت ہے، حکومت کی حمایت کی بھی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ رانا صاحب نے کہا کہ پارلیمان نے کچھ چیزوں کا اختیار جو ہے سیکیورٹی کے اداروں کو دیا. اوبیسلی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو اس میں سیکیورٹی اداروں کا کردار ہوگا. باقی کیا جو پولیٹیکل اس وقت ملک کے اندر حالات ہیں وہ اس کے اندر کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں یا مزید نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ جب ملک کے اندر یہ حالات ہیں اور آپ بغاوت کے مقدمے فواد چودھری صاحب پہ کر رہے ہیں یا شیخ رشید صاحب کو نوٹسز بھیج رہے ہیں یا کسی اور اپنے سیاسی مخالف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، وہ جان بوجھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہونے دے گی. تو میں اس کو نہیں سمجھتا. ہر کسی کی یہی کوشش ہوگی، خواہش ہوگی کہ یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس سے چھٹکارا حاصل. لیکن اطہر پلیز یہ بتائیے گا اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کوئی واضح ایکسپلینیشن کیوں نہیں دیتی، کوئی وضاحت کیوں نہیں دیتی کہ پاکستان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ سٹیٹس کیا ہے؟ نہ مذاکرات کریں گے یا نہیں، معطل ہو گئے ہیں، رکے ہو گئے ہیں، اب کلیئر ہیں، اب نہیں کرنے یا پھر موقع دیں گے؟ یہ وہ کلیئرٹی تو آپ کو نظر نہیں آتی جب سے ہاں، سیز یہ فائر ہوا، بڑا سیز جائز فائر ختم مطالبہ ہے ہوا. کہ حکومت سے یہ کہا جائے کہ آپ بتائیں، ایوان کے اندر یہ تفصیلات رکھی جائیں کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کون سے وفود جاتے ہیں ان سے بات کرنے، اس کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے. اور پھر اس میں علماء کو بھی ماضی قریب میں یہاں سے بھیجا گیا، دیگر لوگ بھی گئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آنی چاہیے. لیکن سم ٹائم جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہوتی ہیں. اگر آپ غیر ممالک میں بھی دیکھ لیں، برطانیہ میں بڑا عرصہ اس طرح کے حالات رہے. آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ بہت سارے جو مذاکرات ہوتے تھے وہ ان کی محدود میڈیا کوریج ہوتی تھی. تو سم ٹائم اس طرح کی کمپلیکس سچویشن بھی ہوتی ہے. لیکن ان پرنسپل آئی تھنک آپ کی جو بات ہے وہ بالکل جائز ہے کہ سامنے آنا چاہیے کہ آخر ہو رہا کیا ہے. جی بیرسٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق گورنمنٹ واضح پوزیشن کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ رپورٹڈلی حکمران جماعت اس فیور میں نہیں تھی کہ ٹی ٹی پی سے بات کی جائے. پیپلز پارٹی کا ایک بڑے واضح موقف رہا ہے. تو آپ لگتے ہیں کہ یہ جو چینج ان کمانڈ تھی گورنمنٹ کے اندر، اس کی وجہ سے بھی بڑا نیوٹرلی اگر اس سے بات کریں تو آپ کی کیا اوپینین ہے؟ اس کی وجہ سے بھی اس پہ توجہ ہٹ گئی ہے اتھارٹیز کی مذاکرات پہ؟ کیونکہ ایک اوپینین یہ ہے کہ جس وقت مذاکرات شروع ہوئے تھے تو یہ دس از این اوپینین، دس از ناٹ مائی اوپینین، رپورٹڈلی دس از این اوپینین کہ کچھ انڈیویجولز نے مذاکرات شروع کیے تھے. جب وہ انڈیویجولز وہاں سے گئے تو وہ مذاکرات کا جو زور تھا وہ بھی کم ہو گیا.
देखें, इस पर तो मैं क्या बात करूं सिवाय इसके कि हमारे मुल्क में एक तो हर मामले में झूठ बहुत बोला जाता है, फिर हर मामले में अपनी सियासी मफादात को सामने रख के बयानबाजी की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि किसी पॉलिटिकल बयानबाजी के नतीजे में कौमी मफाद को क्या नुकसान पहुंचता है। अब मैं ये आप ही की बात को लेके आगे बढ़ता हूँ और इस पे ये कमेंट मैंने किया। ये देखें, 2021 में जब अफगानिस्तान से 2020 में जब ये अमेरिकन विड्रॉल हुआ अगस्त 2021 में, तो उसके बाद से अफगान तालिबान की जब वहाँ पे कंट्रोल आया अफगानिस्तान में, उसके उनके साथ हमारी बातचीत हुई, हमारी हुकूमत थी और उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। जाहिर है रियासती इदारे ही ये बातचीत करते हैं क्योंकि जंगी मामलात को वही देख रहे होते हैं। उस वक्त काबीना ने भी और वजीर आजम ने भी उस वक्त मुज़ाकरात का कहा था कि आप करें ये मुज़ाकरात और कोशिश करें कि पुरअमन तरीके से इस मसले को सेटल किया जाए। मुज़ाकरात जब शुरू हुए, इस दौरान पॉलिटिकल तब्दीली आ गई, पॉलिटिकल तब्दीली के नतीजे में PDM आ गई और वो मुज़ाकरात उसी तरह हो रहे थे जिस तरह के उसकी अप्रूवल दी गई थी। लेकिन इन्होंने उसको पॉलिटिकल एक पॉइंट स्कोरिंग के तौर पे बना के ये कहना शुरू कर दिया कि ये अफराद कर रहे हैं। अब मुल्कों के मसले पर अफराद मुज़ाकरात नहीं करते, अफराद शायद सामने होते हैं, चेहरे होते हैं, लेकिन पीछे पॉलिसी होती है, हुकूमतें होती हैं, रियासती इदारे होते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट कि ग्रुप्स की सूरत में और मौलवी हजरात को भेजने की बजाय गवर्नमेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती, स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती, ये इतना अच्छा फॉर्मूला नहीं रहा जिरगों को भेजना या इंडिविजुअल्स को भेजना? नहीं, देखिए, ना जिरगों को भेजने से मसला खराब हुआ है और ना जिरगों ने वहाँ जाके उनको कोई पाकिस्तान आने की जो है वो चाबी दी है कि आप आज यहाँ पाकिस्तान में धमाके करें। जिरगे तो एक जिसको कहते हैं वो एक सॉफ्ट सा वो होता है कि आप बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के मसाइल अपने सामने रखें, डिस्कस करें। अल्टीमेट फैसला तो जाहिर है रियासत ने करना होता है। दूसरी बात यह है कि जो उस वक्त की सिचुएशन थी उसमें जिरगों ने तो एक किस्म का वो आइस ब्रेकिंग की, एक किस्म के मामलात को सामने ला के रखा। लेकिन हुआ ये कि हुकूमत जब बदल गई, हुकूमत ने मौजूदा हुकूमत ने फेडरल में, जो मैं वफाकी हुकूमत की बात करूं, उन्होंने यकसर जो है एक अजीब सी पॉलिसी अपना ली के अंदर से अपने अपने राब्ते भी रखे, इस मुज़ाकराती अमल में बराह रास्त नहीं तो बिल वास्ता शामिल भी हुए। क्योंकि जो जिरगे गए जिनमें मैं खुद भी गया, उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी, जो इस वक्त मरकज में भी हैं और जो सूबों में भी हैं, इन सब की नुमाइंदगी थी। इनके बाकायदा इलेक्टेड मेंबरान थे उन जिरगों में, वो गए और उन्होंने वहां पर मुज़ाकरात किए, लेकिन अनऑफिशियल तरीके से उन जिरगों में गए थे। लेकिन बाद में इन्होंने अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि जो पार्लियामान की कमेटी है, कौमी सलामती कमेटी, उसको जब रियासती इदारों ने ब्रीफिंग दी इन मामलात पे, उन्होंने अप्रूवल भी दी कि आप बात करें से। तो मरियम औरंगजेब साहिबा की स्टेटमेंट्स पे रिकॉर्ड पे हैं, उनको कहा गया था कि हाँ, हम इन मुज़ाकरात के जसात जो हैं वो इस अमल को अप्रूव करते हैं और इसकी हम हिमायत करते हैं। उसके बाद यहीं पर ही शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को बनाया ही इसलिए गया था कि ये जो सारा अमल है इसको देखे और इस पर हुकूमत को मशवरा दे, और उसमें तमाम पार्टियों के लोग थे, बशमूल मैं भी CPI को रिप्रेजेंट कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। उस कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके बाद वो इजलास ही नहीं किया। तो ये करते क्या है कि इस मामले में इन्वॉल्व भी रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वक्त आता है उसका पॉइंट स्कोरिंग का पॉलिटिकल, तो वहां पर फिर मुखालफत में बयानात भी दे देते हैं। जी मार्शल साहब, आप ये इसी बात को लेके आगे बढ़ाइएगा कि बिल्कुल इसके बाद दोबारा इजलास भी नहीं हुआ और सेफ साइड सारे इख्तियार मुज़ाकरात के अस्करी क़यादत को दे दिए गए। तो अब अस्करी क़यादत आंसरेबल है और सियासतदान आंसरेबल नहीं है? ये बिल्कुल, असल तो आंसरेबल हुकूमत हुआ करती है ना, जो वक्ती हुकूमत है। आंसरेबल तो वो है क्योंकि हर चीज के पीछे उसी की तरफ से हाँ या ना हुआ करती है। तो इसलिए आप सिर्फ अस्करी की आदत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमें देखना होगा कि हुकूमत का इसमें क्या रोल है, और ये जो करने वाले लोग हैं, ये जो मामले बतदरीज चल रहे हैं, इन पे हमने इनको रोकने के लिए क्या हुकूमती सतह पे, हायर सतह पे कोई अपना एफर्ट किया है, जो कि मुझे होता हुआ नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया मार्शल साहब, हम हमें ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और फिर अतर काज़मी साहब और बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब के साथ कंटिन्यू करेंगे और सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त में ज्वाइन किया सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब ने पीपल्स पार्टी से। सेनेटर साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट की तवज्जो है किस तरफ? जो पेशावर में हो रहा है, इससे पहले 60 से 70 हमले हो चुके हैं, 28 बंदा आज मर गया है, इससे पहले भी बहुत लोग शहीद हो चुके हैं, और आप लोग इंटरनल पॉलिटिकिंग में मसरूफ़ हैं। फवाद चौधरी को उठा लो, इलेक्शन की तारीख आगे करवा लो, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े तौर पे बिल्कुल अलग है, सिक्योरिटी की तरफ नहीं है। बिल्कुल, हम जो है ये जो है नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो चुका है और सूबों में भी हो रहा है या किन किन जगह हो भी चुका है। हम उसकी कंपोनेंट पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और टेररिज्म से हम सबसे ज्यादा मुतासर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हम ही रहे हैं, और हम चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो, जो टेररिस्ट हैं उनसे लड़ा जाए, किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। आज का जो हमला है काबिल मजम्मत है। बाकी जो दूसरी पॉलिटिक्स है वो तो अपनी जगह पर सारी दुनिया में इस तरह चल रही होती है, टेररिज्म या इस तरह के हालात जो है। जी अतर, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में वाज़े डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो मैंने सेनेटर करीम से पूछा भी है, लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। बिलावल का एक बयान उनके साथ मैंने शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी रेड लाइन क्रॉस नहीं होने देंगे, और हमारी रेड लाइंस हैं। रेड लाइंस तो कब की टीटीपी ने क्रॉस कर दी हैं। फ़ौज पे हमले, पुलिस पे हमले, बच्चों पे हमले, औरतों पे हमले, हॉस्पिटल्स पे हमले, स्कूल्स पे हमले। अब मज़ीद किस रेड लाइन का इंतज़ार करे हमारे फॉरेन मिनिस्टर? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ये तो बिलावल साहब इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि अब उनकी मजीद कौन सी रेड लाइन रह गई है पाकिस्तान के अंदर जिसको कोई किसी ने क्रॉस करना है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरह ये हमले हो रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की थी कि ये बात सिर्फ बिलावल तक महदूद नहीं है। सिर्फ ये कोई गुज़िश्ता 4-5 महीने के अंदर ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ, ना ही खान साहब के दौर में शुरू हुआ। ये तो हम 15-20 साल का एक तसलसल देखते आ रहे हैं, और कभी ये सर उठा लेता है ये दहशतगर्दी का मामला, कभी इसको दबा दिया जाता है। तो आए रोज हमारे जवान जो है वो शहादतें देते हैं, पुलिस वाले शहादतें देते हैं, अवाम को टारगेट किया जाता है, नमाजी शहीद होते हैं, और आज भी नमाज पढ़ते हुए लोगों को शहीद किया गया। तो मेरे ख्याल में इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत है। तमाम जमातों को अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को एक तरफ रखते हुए, देखें सियासत, आपने मईशत पे भी सियासत की इस मुल्क में, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, आपने हर चीज पे सियासत की। कम से कम पाकिस्तान की जो सालमियत का मामला है उसके ऊपर एक यूनाइटेड फ्रंट नजर आना चाहिए। आज का जो सानिया अगर आप देख लें, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है कि उसको भी सियासत की नजर किया जाए। इस पे तो कम से कम सारे मिल के एक बयानिया तो अपनाए ना कि जनाब ये कतन काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब आप इस तरह की चीजों को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, अभी से आवाजें आना शुरू होगी कि जी इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे, तो फिर आप जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं जो कतन पाकिस्तान के हक में नहीं है और पाकिस्तान के अंदर अमन और मान लाने में। ये बताइएगा कि आपने, आई एम श्योर यू हैव रेड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ द रीजन, ये जब जब मुज़ाकरात हुए कभी कामयाब हुए? हमेशा आपको डिच किया है, कभी आपको कमांडोज को निशाना बनाया है, कभी जीएचक्यू को निशाना बनाया है, कभी आपके जर्नलिस्ट को उठा लिया है। हम बार बार ये मौका क्यों दे रहे हैं कि आओ बात करें? ठीक है, देयर इज़ अ डायलॉग इन वॉर्स टू, लेकिन देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, इवन देयर इज़ अ लिमिट टू डायलॉग्स। डोंट यू थिंक लाइक दैट? जी देखिए, ऑब्वियसली ये रियासत होता ये है कि बहुत सारे जो रियासती एहलकार होते हैं, इदारे होते हैं, उनके पास जो लेवल ऑफ एक्सेस होता है इंफॉर्मेशन का, वो मुझ जैसे आम शख्स से बहुत ज्यादा होता है। वो उसको सामने रख के फैसले करती हैं हुकूमतें, और सम टाइम उनकी ऐसी मजबूरियां होती हैं जो हमसे शेयर नहीं करती। लेकिन इस चीज से मैं आपसे एग्री करता हूं कि मैंने तारीख काफी पढ़ी, और आज तक मैंने तारीख में कोई ऐसा वाकया नहीं पढ़ा जहां पे आपने किसी से मुज़ाकरात किए हों और उनके नजरियात बदल जाए। हाँ, इलाकाई हदूद बल्कि जो पहली दफा मुझे मुज़ाकरात हुए थे तो हमारे स्पेशलाइज्ड कमांडोज पे अटैक हुए थे। जाहिद हुसैन साहब ने अपनी किताब पे इस पे बहुत तफसील से लिखा है, नसीम ज़हरा ने भी इन इशूज़ पे किताबें लिखी। तो अनफॉर्चुनेटली द पॉलिसी इज़ वेरी अनक्लियर। अतर, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको इस हमले के बाद कैसे लेगी? टू बी ऑनेस्ट, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये वही तसलसल होगा, उसी तरह चीजें चलती रहेंगी। और पिछले दिनों भी हमले हुए, आपने देखा कि एक सीटीडी के ऑफिस को भी, वहां पे भी उसको भी टारगेट किया गया पहले, वहां पे जो सूरत हाल हुई। तो कोई मैं मच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मेरी दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मामलात खत्म हो, क्योंकि अगेन मैं आप हर किसी को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर इस हवाले से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम अपने लिमिटेड जो मफाद है
اس کو سامنے رکھتے ہوئے بیانات بھی دیتے ہیں, چاہے کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. پر جہاں تک ایکسپیکٹ کرنے کا تعلق ہے, آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ مچ ٹو بی آنیسٹ. بہت شکریہ طارق اعظمی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت میرے ساتھ ہارون شریف صاحب موجود ہیں جو ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. ہارون شریف صاحب, مجھے بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں وقت سے پہلے بڑھانے کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اور فارمولا پالیسی موجود نہیں تھی؟ جی دیکھیں, اس کو صرف ایک یہ اس انسٹنس میں نہیں دیکھنے کی ضرورت. ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 برس میں یہ جو ہمارا IMF کا پروگرام تھا, جو ہم نے ایگری کیا, ہم اس کے اندر چینجز کرتے رہے جو ہمارے پاپولسٹ پولیٹیکل ڈیسیشنز کی وجہ سے. اس سے یہ پائل اپ پریشر اتنا ہو گیا کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ آن ٹریک آنے کے لیے ریونیو کی جو ہم نے ٹارگٹس میٹ کرنے تھے اس کے لیے مختلف میجرز لیں. یہ تو صرف ایک میجر ہے جو پیٹرول کی قیمتوں کو ہم نے اپورڈ موو کیا ہے, لیکن ابھی کچھ ٹیکسیشن کے اندر, یوٹیلیٹیز کے اندر باقی پریشرز آنے باقی ہیں انفارچونیٹلی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ کنسسٹنٹ نہیں رہ پائے, اور پہلے پرانی حکومت نے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اناؤنس کر دیا بجٹ میں بہت زیادہ, جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ریلیکسڈ اور ایکسپینشنری پالیسی, بجائے اس کے کہ ہم بڑا کیئرفلی مینج کرتے ہیں. اس کے بعد اس حکومت نے کی پرائسز فریز کر دی. تو یہ ایک متسلسل چلا آ رہا ہے ہماری irregularities کا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنے کی مجبوری تھی. ہارون شریف صاحب, بہت تنقید ہوتی ہے گورنمنٹ پہ کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کیوں نہیں کرتی. جی اسی کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو ہماری ہے, بجائے اس کے کہ تسلسل رکھے اور کنٹرول رکھے, ہم اب اپنے سیاسی پریشرز میں آ کے جو پرکس, پریویلیج, جو ہم نے پیسے دینے ہوتے ہیں, پروجیکٹس, انفراسٹرکچر, ہم دوبارہ ٹینڈنسیز ادھر چلی جاتی ہیں. اب حکومت اپنا خرچ کم کرنے کی بجائے بوجھ جو ہے وہ آلریڈی جو ایک اکانومی ریسیشن میں ہے وہ لوگوں کی طرف پاس آن کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس کا پھر ریاکشن بہت سٹرونگ آتا ہے. اب وہ کیوں نہیں کر پا رہے, یہ میری خاصی سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں, بڑا سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ لوگوں سے سیکریفائس مانگ رہے ہیں تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کیجئے, اپنے جو غیر ضروری ویسٹفل ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنٹرول کیجئے. نہ آپ کو IMF روکتا ہے, نہ کوئی سیاسی کاسٹ ہے اگر آپ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو مینجمنٹ کنٹرول باہر دینا شروع کر دیں تاکہ لاسز کم ہو سکیں. لیکن ہم کیوں نہیں کر پا رہے, توجہ پاور سٹرکچر کی ساری اگلی حکومت بنانے کی طرف ہے, اور ساری کی سارا فوکس وہاں پہ نہ کہ ہم نے جو سگنل مارکیٹ کو دینا ہے. رائٹ, ایک بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے, وہ دب جاتی یہ کہ ہمارا ڈیفنس کا بجٹ بہت زیادہ ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن کیا کچھ عرصے کے لیے اگر اس کو فلکچویٹ کیا جائے, ایک تو یہ سوال, تو بھی کیا پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے, باقی سیکٹرز کو. اور دوسرا یہ کہ جیسے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ ٹیکس نہیں ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, کچھ کمپنیز پہ ٹیکس نہیں ہے جو ان ٹچبل کمپنیز ہیں, ان کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی ایسے اسموتھ پالیسی کیوں نہیں بناتی کہ حالات بہتری کی طرف جائیں؟ دیکھیے بطول, بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کمپنی ہے پروفٹ کما رہی ہے, کسی کو ایگزمپشنز یا ان نیسیسری سبسڈیز نہیں ہونی چاہیے, انکلوڈنگ زراعت. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیسہ کما رہے ہیں, انکم ٹیکس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو پیسہ کما رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے. اس میں ایک پرٹیکولر شعبہ ڈیفنس یا کوئی اور کی بات نہیں ہے, سبھی کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے, تاکہ مارکیٹ جو ہے
ہم اس کو ڈسٹورشن کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں اور کچھ کے اوپر نہ لگائیں. یہ تو ایک پرنسپل طے کر لینا چاہیے کہ کمپنی پروفٹ کمانے آتی ہے، جب پروفٹ کماتی ہے تو سب کو برابر ٹیکس دینا چاہیے. لیکن یہ جو آپ ایڈمنسٹریٹو میئرز کی بات کری ہیں، I'm afraid آج کل بہت اس پہ توجہ ہے کہ آپ یہ فریز کر دیں. دیکھیے کٹی کے اندر ہمارا 56% جو پیسہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے. ہمیں اس ڈیٹ کو ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس اوور آل ریونیو 100 لیکن سر ہم روپیہ ڈیٹ کو ہے، ریپلیس کرنے اس کے میں لیے سے بھی تو 56 ڈیٹ میں ہی روپیہ پڑ تو رہے ہیں نا. سود کی ادائیگی قرض میں جا رہا ہے. تو ہمیں اس قرض کو انویسٹمنٹ سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پریشر گرے. اس کے بعد اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں دیکھیں تو ہم آئل اور جو اسینشل فوڈ آئٹمز ہیں وہاں پر پیسہ جا رہا ہے. وہاں بیلٹ ٹائٹننگ کی ضرورت ہے کہ ہم انرجی سیونگ کا لائیں پروسیس اور کاروں کی موومنٹ کو کنٹرول کریں، ہارون ورکنگ آور شریف صاحب، ایک انرجی کا اور زاویے یوز سے میں کم آپ سے کریں. سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں مختلف کہ کمبینیشن کرنا پڑے گا، پلیز خالی ایڈمنسٹریٹو میئرز نہیں. جی، اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مصنوعی قلت کی وجہ سے مصنوعی قلت بھی ہو سکتی ہے، ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے بھی پرائس کو بڑھایا جاتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اوگرا ایسی کمپنیز کو جرمانے بھی دے چکا ہے. تو بجائے کہ ایسے لوگوں کو پکڑنے کے آپ اس پریشر میں آ کے کہ مصنوعی قلت نہ ہو جائے پرائس بڑھا دیں گے، بتائیں یہ کیا پریشر ہے جو گورنمنٹ نہیں لے پاتی؟ دیکھیے بطول، پہلے تو اس کو میں، کیونکہ یہ چیزیں بار بار ڈیبیٹ ہوتی ہیں، میں اس کو کانٹیکس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر معاشی پریشرز آ رہے ہیں، ہم ریسیشن کے اندر ہیں. ایک میئرز ہیں کہ شارٹ ٹرم کچھ ایڈمنسٹریٹو دکھانے کے لیے لیے جائیں. ایک میئرز ہیں کہ آپ سبسٹینٹیو میسج دیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کو کم کریں، جو ہماری اس وقت صورتحال لاسز ہیں بجلی کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں اس کو گھٹائیں. وہ سبسٹینٹیو سگنلز ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں. ایک ہے کہ ہم پالیسی ایکشنز لیں جو ہمیں دور رس اس جو فالٹ لائن ہے اس سے بچائیں. میری وری یہ ہے کہ اس وقت ساری توجہ پاپولسٹ اور ایڈمنسٹریٹو میئرز پر ہے کہ ہم امپورٹ کو کنٹرول کر لیں، کچھ روک دیں، ایلسیاں نہ کھولیں. اس کا مارکیٹ پر میڈیم ٹرم میں بہت نیگیٹو اثر آتا ہے، کیونکہ آپ جب روکتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میئرز سے تو سمگلنگ شروع ہو جاتی ہے. مارکیٹ فورسز سے لڑنا دانش مندی نہیں ہے. جیسے ہم نے ابھی ڈالر کی پرائس پہ دیکھا، ہم نے اس کو مصنوعی طریقے سے روکنے کی کوشش کی، ایونچولی ہم اس کو نہیں روک کر پائے. ہم کنزمپشن بیسڈ اکانومی بناتے ہیں، ببل بنتا ہے، وہ برسٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اب سیکھ کے ضرورت ہے کہ ہم پالیسی میئرز لیں اور کوئی بھی حکومت آئے کم از کم اس کے اوپر کاربند رہے. پھر ہمارا اعتبار جو ہے باہر کی مارکیٹس میں، اداروں کے اوپر، دوست ممالک کے اوپر بڑھنا شروع ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ پالیسی کی سمجھ ہے. لیکن اگر ہم فرحان شارٹ صاحب، ٹرم اس سے بچنے پیسز کا کیا لگاتے طریقہ رہیں ہو گے سکتا ہے کہ آپ ذخیرہ تو اندوزی 2 سے کو 3 روکیں؟ ماہ کی اس سے بچنے ساری کا بات طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی پارڈن بھی؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ آلریڈی یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ قلت ہو سکتی ہے مصنوعی، تو اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ کمپنیز ہی کریں، کارٹلز ہی کریں، ان کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ذخیرہ اندوزی کا سبجیکٹ جو ہے وہ صوبوں کا اور ضلعوں کے لیول پہ سب نیشنل گورنمنٹ کے لیول پر ہے، اور وہاں پر ایک تو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں کہ ریگولیٹری کیپیبلٹی ہماری اتنی ہو کہ ذخیرہ اندوزی سے بچا جا سکے. دوسرا، مارکیٹس کے ساتھ گورنمنٹ کی انگیجمنٹ بہت ضروری ہے کہ جو مارکیٹ کی اپنی ایسوسییشنز ہیں وہ ایک سیلف ریگولیٹری میئرز لیتی ہیں. یہ سینٹر کا کام نہیں ہے. مجھے یہ بڑی وری ہے کہ ہم ڈی ریگولیٹ نہیں کرتے، ہم سینٹر کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں اور وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ دیکھیے، سمپل سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. جب بھی ہم مصنوعی طریقے سے پرائس کو کنٹرول، جیسے ہم گندم کی پرائس حکومت متعین کرتی ہے، ایونچولی ان چیزوں کو ڈیمانڈ سپلائی کی بیس پر مارکیٹ میکنزم پر جانا پڑے گا، ورنہ لوگ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن سے، بیوروکریسی سے مل کر لوپ ہول کر کے
ابنارमल प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे. इसको हम मार्केट हारून साहब ये की बताइएगा कि imperfection या प्लीज ये distortion भी कहते हैं. बताइएगा कि अभी इमीडिएटली क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये बहरान 2 दफ़ा इमरान खान की गवर्नमेंट में पैदा हुआ. उन्होंने अपने मामले खसूसी जो पेट्रोलियम के मामन थे उन्होंने इस्तीफ़ा मांग लिया था. तो ये मैक्सिमम है जो हमने जिस तरह के इकदाम देखे कि आप रिज़ाइन करते हैं. इसके अलावा देखिए, एक तो बिल्कुल इमीडिएट मेजर्स हैं, उस पे तो मुझे समझ आता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ बात करके उसके एक तरीकाकार किया जाए ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही है, मार्केट से लिंक्ड प्राइसेस आ रही हैं. लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया है, असल चीज़ जहां हम फंसे हुए हैं वो तो ये है कि हमारे पास डॉलर्स का फुकदान है और हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे जितना कि हमें चीज़ें चाहिए. दूसरी चीज है कि उनकी मैनेजमेंट क्या है कि आया जो हमारी खपत है हम उस साइड पर कुछ कट्स लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो डैमेज कंट्रोल है. लेकिन पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, हुकूमत और जो कंपनीज इसको डील कर रही हैं उनके अंदर एक ट्रस्ट डेफिसिट को कम करने की जरूरत है ताकि दोनों मिलकर मुल्क के लिए कुछ सर्टन एक सिम्प दे पाए. इस वक्त लोग जो हैं, स्पेकुलेशन तब आती है जब पैनिक आती है, जब सिग्नल क्लियर नहीं आते. जो लोग फायदा उठाते हैं ज़ख़ीरा अंदोज, वो उस वक्त आते हैं जब गवर्नेंस फेलियर होता है. हमें अब क्योंकि सब लोग जो है इस वक्त मोड ऐसा है कि इंटेंसिटी ऑफ पॉलिटिक्स बहुत हाई है, इसके अलावा आप देखिए इलेक्शन की तरफ तवज्जो है जोड़ तोड़, तो फिर इन चीज़ों को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है कि इदारे डील करें, सियासतदान इससे ज़रा अलहदा हो जाएं. तो मेरे हिसाब से अगर वहां थोड़े से एक दो लोग ऐसे लगाए जाएं जिनका मार्केट एतबार करती हो तो इसको डील किया जा सकता है. बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे. नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं. प्रोग्राम में खुश आमदीद. इस वक्त आमना मसूद जंजुआ साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं. आमना साहबा, बहुत शुक्रिया. आज अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ का रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, उस पर रिपोर्ट पे डिलिब्रेशंस होंगी. पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ की नौयत और हालात कैसे हैं? जी, पाकिस्तान में तो इंतहाई खौफनाक हालात चल रहे हैं और जो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने पेश किया है वो ऑल वेल की रिपोर्ट दी गई है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतरीन चल रहा है. जबकि 2500 से ज़्यादा जो है सिर्फ एक सूबे में ख़वातीन के साथ रेप के वाक़यात हुए हैं और बेशुमार 3000 से ज़ायद ऐसे बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुई है जो कि सिर्फ पंजाब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इतने खौफनाक हालात हैं. फिर सिर्फ एक साल के दौरान तकरीबन 2500 के करीब केसेस रजिस्टर्ड होते हैं इनफोर्स डिसअपीयरेंस के. और वहाँ पर जब हमारे मिनिस्टर साहिबान जाते हैं तो वो ये रिपोर्ट पेश करते हैं कि जी हमारे ये कवानीन पास हो गए, वो कवानीन पास हो गए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बिल पास हो गया, जो जबरी गुमशुदगी का बिल है जो कि अभी तक पास नहीं हो सका, मगर ये कि उसके बारे में भी कहा जाता है कि अनकरीब पास हो जाएगा. तो इससे तो चीजें पास होने से कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता जब तक कि पॉलिटिकल विल ना हो, जब तक कि सही मानों में कोई एक जामे प्लान तैयार ना करे गवर्नमेंट और उसको इम्प्लीमेंट करवाए, ग्रास रूट लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट कराए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो जो कि यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, हर जगह हो और टीचर्स को उसका हिस्सा बनाया जाए कि टीचर्स उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं. ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, लॉयर्स, इनकी खिदमात ली जाए, साइको सोशल थेरेपीज हों. जो रेप विक्टिम्स हैं जो कि तकरीबन अगर पिछले 4 सालों का देखा जाए तो 14,000 से ज्यादा हमारे बदकिस्मती से रेप विक्टिम्स हैं पाकिस्तान में. तो क्या उनकी कोई ज़हनी कोई साइको सोशल थेरेपी हुई है? उनको तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उनकी रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए. तो इस तरह की कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई. ना कि ये कि उनको इंसाफ देना,
प्रोसिक्यूशन का अच्छा होना और उनके मुजरिमों का पकड़ा जाना और उनको सजाएं होना, ये तो बिल्कुल एक नामुमकिन टास्क बन चुका है। तो जी बड़ा आमना साहबा, क्या अफसोस आपको से ये भी कहना लगता है कि पड़ता है इसके कि जी अ, जी जी हर हर महीने, हर रोज जो है हमारे बच्चे जो हैं वो रेप हो रहे हैं। सिर्फ पिछले साल के हर रोज की तादाद जो है वो 12 बच्चे एवरी डे की आ रही। आप सोचिए ये कितना खौफनाक नंबर्स है। और सिर्फ कराची के अगर रेप्स का बात करें तो वो 500 से ज्यादा रेप सिर्फ एक एक साल में रिपोर्ट होते हैं, और ये वो है जो कि रिपोर्टेड। असल में कितनी तादाद होगी इसका तो कोई कोई अंदाजा ही शायद नहीं लगा। लेकिन आमना साहबा, ये तो बड़ी डिस्टर्बिंग फिगर्स हैं और बड़े बड़े केसेस आए हैं जिनको महीनों मीडिया कवरेज मिली है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को खुद भी अपने हुकूक का इतना एहसास नहीं है या उन्हें ट्रस्ट नहीं है जस्टिस सिस्टम पे, तो हम एक सोशल चेंज नहीं देखते। शायद सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा चीज़ें सामने आने लगी हैं, वरना जो लोगों में अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू knowing about their own very rights, they don't know it much. बिल्कुल, ये मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों को अपने राइट्स के बारे में, तो वो अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आ जाता है तो वो सामने आने से कतराते हैं। और जैसे कि उनको एक अपनी इज्जत, जिसको कहते हैं कि ऑनर के ख्याल से भी वो चुप कर जाते हैं कि ये चीज मीडिया में आएगी, उछाला जाएगा, हमारी बच्ची की तस्वीरें हर जगह आएंगी। और फिर जिस तरह से मीडिया भी थोड़ा इनसेंसिटिव तरीके से उस चीज को उछालता है, और वो फिर बहुत बुरा लगता है कि आप माइक लेके पहुंच जाते हैं घर, और उनके घर बिल्कुल जो है उनके रिश्तेदारों के साथ और सबके साथ, वालदेन के सामने आप उनसे पूछते हैं, उनसे ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस करते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। बच्ची तो साइकोलॉजिकली अनफिट हो गई होगी, पूरा खानदान साइकोलॉजिकली अनफिट हो जाएगा अगर इस तरह से आप एक्सपोज करेंगे, जो कि इसका बहुत तरीके से और बहुत ही एक लो प्रोफाइल तरीके से ये चीजें मैनेज होनी चाहिए कि उनकी इज्जत भी कहीं भी उछाली ना जाए, कहीं पर उसको खतरा लाहक ना हो और उन्हें इंसाफ भी मिल जाए। सिर्फ रेप्स की बात अच्छा नहीं है, आमना सिर्फ साहबा, सेक्सुअल वायलेंस क्या की मैं बात आपका नहीं इस है। पे खवातीन पॉइंट ऑफ घरों व्यू में चाहती बहुत हूँ, कुछ क्योंकि फेस कर रही होती हैं। पिछले कुछ अरसे में सॉरी, हमने मैंने फेमिनिज्म के ऊपर जी पिछले कुछ अरसे में इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग दैट आई एम गोइंग टू आस्क एंड आई वुड लाइक टू हैव योर आंसर ऑन इट, क्योंकि आपने बहुत जंग लड़ी है इस पे। ख़वातीन ने अपने हुकूक के हवाले से बात करती हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से जिस तरह के अलग अलग ग्रुप सामने आए हैं, उन्होंने इन मसाइल में ज़्यादा कंफ्यूजन ऐड कर दी है। आई डोंट वांट टू नेम एनी ग्रुप, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें एक मसला अगर एक खातून को सही लग रहा है तो दूसरी को समझ नहीं आएगा, मे बी इट इज़ टू बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, तो ख़वातीन भी अब एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई इतनी दिखाई नहीं देती हैं। जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गई है सोसाइटी में, और राइट विंगर्स, लेफ्ट विंगर्स, आइडियोलॉजिकल लोग हो गए, रिलीजियस लोग हो गए जो कि ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं। वो जो इस तरह की विमेन राइट्स की कैंपेन्स हैं वो उसको शदीद उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, और बल्कि वो समझते हैं कि इससे हमारी खवातीन और बच्चियां जो हैं वो गलत इंप्रेशन लेंगी। और वो अपने हकूक का दिफा करना तो एक अलग बात होती है, मगर वो जिस अंदाज से वो एग्रेसिव बन जाएंगी या जिस तरह से वो आजाद ख्याल बन जाएंगी कि वो घरों को छोड़ के चली जाना, और मतलब ये कि बिल्कुल एक जिस तरह के यूरोपियन माशरा है कि वो मादर पिदर आजाद एक डगर के ऊपर चली जाएंगी। तो ये बात सही है कि ये एक बिल्कुल पोलराइज्ड सोसाइटी बन चुकी है। और जब कोई एक लेकिन फैक्शन आमना जो साहब, है, आप बताइएगा कि आपने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में भी ऑल वेल की रिपोर्ट दी गई है, पाकिस्तान में ऑल वेल नहीं है। जबरी गुमशदगियों के हवाले से जो लेजिस्लेशन हो रही है वो इतनी वेलकमिंग नहीं है जब तक अमल दरामद नहीं होता, लेकिन इस सब में ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि फिर भी बेहतर है इंसानी हुकूक के लिहाज से पाकिस्तान में? एनी गुड न्यूज़? एनी गुड न्यूज हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फोर्स डिसअपियरेंस के हवाले से कह सकते हैं कि जो
2021 में 1400 केसेस थे इन्फोर्स डिसअपियरेंस के, तो वो लास्ट ईयर कम होके तकरीबन 870 के करीब हुए, यानी कि उसमें काफी कमी देखने में आई है। और ये भी आपको पता है कि ये सबसे बड़ा जुल्म खवातीन और बच्चों पर ही होता है कि उनके घरों के कमाने वाले नहीं होते और वो दर बदर ठोकरे खाती हैं। अदालतों में तो कुछ नहीं हो रहा आजकल। तो इससे ये गुड न्यूज ये है कि इस तरह से खवातीन की सफरिंग किसी हद तक रिड्यूस हुई है, बट ये कि गवर्नमेंट ठीक है, लेवल बहुत पे शुक्रिया आमना मसूद जंजुआ साहिबा, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करी थी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।